हेलो बच्चों, अगर आप जेई 2027 के एस्पिरेंट हैं और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि टीम कंपटीशन की हेल्प से आप कैसे अपने पोटेंशियल के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल रैंक लाई जा सकती है 2027 में वो आप अचीव कर सकते हैं एंड आप अंडर परफॉर्म नहीं करें। तो इस स्टेज पे अगर कोई बच्चा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है या रीस्टार्ट कर रहा है तो देयर कुड बी सेवरल रीजन। तो उनको हम दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये हो गए कि टेकिंग ड्रॉप नाउ का मतलब क्या कि जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, 11th और 12th में प्रिपरेशन अच्छी किया, एक रिस्पेक्टेबल रैंक आई। बट जब हम ब्रांच के ऊपर जाते हैं, जब मेरे को ये पता लगता है कि दिस इज द बेस्ट आई कैन गेट दिस ईयर, बहुत सारे बच्चे डिसइल्यूजनड हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार इससे बढ़िया है, बिकॉज जो भी मेरे को ब्रांच मिल रहा है उसका इफेक्ट लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। उस ब्रांच वो ब्रांच जो है वो मेरी पहचान बन जाएगी मेरे प्रोफेशनल करियर के लिए जो 30-40 साल का है। तो इससे बढ़िया है कि मैं एक साल और ड्रॉप ले लूं, अपना बेस्ट दूं और नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छी रैंक लेके आऊं ताकि ड्रॉप लेना सफल रहे। तो ऐसे बच्चे ने ऑफ कोर्स अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो उसका मतलब क्या है कि वो प्रिपरेशन की दौड़ में काफी आगे ऑलरेडी खड़ा हुआ है एंड जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको उसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है या फिर कवर करना है सच दैट अगले साल उसका जबरदस्त अच्छा रैंक आए। क्योंकि इस साल में बहुत सारे नए सेयर्स होंगे जो ये बोले होंगे ड्रॉप लेने से तेरा रैंक इंप्रूव नहीं हुआ तो क्या होगा, ये भी तेरे हाथ से चला जाएगा। उन सब का मुंह बंद किया जा सके। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो ड्रॉप ईयर में हमारी रैंक में जंप हो वो फेनोमिनल होना चाहिए ताकि हर बंदा ये बोले, पहले नो नो करने वाला, डिस्करेज करने वाला हर बच्चा ये बोले कि इसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया और इतनी लंबी छलांग मारी। दूसरा बच्चा वो हो सकता है कि जिसने ऑलरेडी ये चीज पहले ही रियलाइज कर लिया था और उसका प्रिपरेशन अच्छा था। अच्छा प्रिपरेशन होने के बाद हो सकता है किसी रीजन से बहुत अच्छा रिजल्ट ना आया हो या फिर जो भी रिजल्ट आया हो वो उससे सेटिस्फाई ना हुआ हो और उसने अपनी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर दी हो, मे बी अप्रैल में स्टार्ट कर दिया हो, मई में स्टार्ट कर दिया हो, और जो भी वो सिस्टम फॉलो कर रहा है उसमें उसको ये लग रहा है कि जैसे अभी 1-2 महीने हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए और केवल दीज मैनी चैप्टर्स हैज बीन कवर्ड। तो जो एक बच्चा आईआईटी जेईई में सेलेक्ट होने वाला होता है वो मतलब इतना आगे का सोच सकता है कि देखो अगर इस पेस से कोर्स चलेगा तो मेरा कोर्स खत्म कब होगा। तो दो चीजें, या तो खत्म जब होगा जब मेंस का पहला एग्जाम हो चुका होगा तो फिर जो मेंस की टेंशन है वो बरकरार रहेगी अगले साल, या फिर ऐसा होगा कि लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी खींच दिया जाएगा सिलेबस। तो अगर अनइवन तरीके से कोर्स को जिसे बोलते हैं ना कि कवर किया गया है तो हो सकता है कि लास्ट में जो चैप्टर्स हों उनमें बहुत अच्छा ग्रिप ना आए जिसकी वजह से रैंक अच्छा ना आए। तो जो सोच के उसने ड्रॉप लिया था कि इस साल तो बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे और अपना जो पोटेंशियल है उसको जस्टिफाई करेंगे, वो उसे टूटता सा दिखाई देगा। अच्छा, स्लो प्रिपरेशन चलने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बहुत सारी जगह पे छोटे छोटे शहरों में वो क्या करते हैं, बैच धीरे धीरे बनता है तो मल्टीपल बैचेस ना बनाने पड़े और उनके पास ऐसे सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होते हैं क्योंकि हर बैच में दे नीड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का फैकल्टी। तो इसलिए उनके पास इतनी बैंडविड्थ नहीं होती है कि 20-30-40 बच्चों के साथ एक नया बैच स्टार्ट कर सकें। तो इसलिए वो शुरू शुरू में स्लो स्लो चलाते रहते हैं ताकि एक बार वो बैच भर जाए, बाकी लोगों का ज़्यादा ना छूटे, ताकि उनको ज़्यादा कवर ना कराना पड़े। इसलिए वो जानबूझ के स्लो चलाते। दैट इज़ वन रीज़न। दूसरा रीज़न कभी कभी ये भी होता है कि शुरू शुरू में बच्चों को हैप्पी रखने के लिए, जहाँ पे अगर छोटा शहर है, इवन लाइव क्लासेस हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बैचेस होते हैं, वहाँ पे बच्चों को इनिशियली खुश रखने के लिए, क्योंकि अगर बहुत बड़ा बैच है तो वहाँ पे दिक्कत क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी नॉन सीरियस। उसमें अगर कोई सीरियस बच्चा एक बार फंस जाए तो उसके साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाती है, क्योंकि बाकी बच्चों को जो सीरियस ही नहीं है, जो एफर्ट ही नहीं डाल रहे उस लेवल का, उनको खुश रखने के लिए ताकि वो बैच छोड़ के ना जाए बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जाता है और जैसे बोलते हैं ओवर एक्सप्लेनेशन किया जाता है जिसकी जरूरत ही नहीं है, ताकि वो पहले 1-2 महीने तो टिकें कम से कम। और उसके चक्कर में जिस बच्चे का रैंक आने वाला होता है उसका जबरदस्त लॉस हो जाता है। वी शुड अंडरस्टैंड कि जितना इनएफिशिएंट हमारी तैयारी होगी, अगर वो 15 दिन होती है, 1 महीने होती है, 2 महीने होती है, 3 महीने होती है, उतना ही जो हमारी पोटेंशियल रैंक है वो नीचे आती हुई चली जाएगी। मतलब अगर टोटल प्रिपरेशन का स्पेंड मान लिया 10 मंथ्स है और उसमें से हमने 2 मंथ वेस्ट कर दिया तो काइंड ऑफ हमने 20% ऑफ द प्रिपरेशन लूज कर दिया है। ठीक है, अब इसको ऐसे ही बोलते हैं 20% ऑफ द प्रिपरेशन में से हो सकता है कि हमारा 50% एफिशिएंसी के साथ हमने पढ़ा हो, तो हमने एक बहुत अच्छा चांस मिस कर दिया कि मे बी हमारी रैंक 700 आ सकती थी, अब वो खिंच के 3000 तक आ जाएगी। इस तरह का चीज होगा। तो दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन। एक ये हो सकता है कि बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आता है। अब 11th में बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है किसी ना किसी रीजन से, मे बी वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, मे बी बीमार पड़ गए और उनका 11th पढ़ा हुआ भी है बट नहीं पढ़ा हुआ भी है टाइप, मतलब वो वीक है। अब वो 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, 12th उनका सब अच्छा चल रहा है बट उन्हें चिंता है कि यार 11th का हम कोर्स कैसे करें। 11th के सारे लेक्चरों को वापस देखना, सारी क्लास अटेंड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट तरीका है
और बिल्कुल नोट से पढ़ के समझ में आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो दे वांट के एक क्विक ब्रशअप हो जाए, जो मैंने 11th में पढ़ रखा है, टर्म सुन रखे हैं, चीज़ें समझ में आई हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, बट ऑफकोर्स मेरा एक बेस है, उसको यूटिलाइज करके मैं अपना 11th भी स्ट्रॉन्ग कर लूँ, ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस आए जेई में देने में। ये स्पेशली वो बच्चे जो 12th में पढ़ रहे हैं, अच्छे आईक्यू के बच्चे हैं, 12th में जिनका अच्छा प्रिपरेशन चला है, बट समहाउ 11th इज नॉट दैट गुड। या फिर कोर्स कंप्लीटेड बट नो कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, स्पेशली मैंने साउथ में ऐसा देखा है कि 11th और 12th में पढ़ने वाले बच्चों का जल्दी जल्दी दौड़ा दौड़ा के उनका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाता है। मे बी मतलब 12th में वो बच्चा जब मई, जून, जुलाई, अगस्त यहाँ तक उसका सिलेबस फिनिश हो जाता है, बट बच्चे को सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है वो चीज़ों को ग्रैस्प करने का, हजम करने का, डाइजेस्ट करने का, या फिर प्रैक्टिस करने का, जिसकी वजह से अच्छा आईक्यू होते हुए भी, अच्छी मेहनत करते हुए भी उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, उनकी प्रिपरेशन में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते। तो ऐसे बच्चे ने कहने के लिए सिलेबस कर लिया है एंड उसका आईक्यू अच्छा, उसे काफी कुछ समझ में भी आ गया है, बट जिसे बोलते हैं ना कि वो कॉन्फिडेंस वाली बात, वो जो जिसे बोलते हैं फाइनल शॉट वाली बात, वो उसको फील नहीं होता है कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर जेई। तो ऐसे बच्चे को भी एक ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि यार एक बार मैं वापस सिलेबस कर लेता हूँ सारा कुछ जल्दी से, जिसे बोलते हैं ना कि एक काइंड ऑफ ब्रश अप कर लें, जिसमें मेरे को बिल्कुल जीरो से भी ना पढ़ना पड़े, ताकि रिपीटिशन ऑफ वर्क भी ना हो, ऐसा भी ना हो जाए कि बिल्कुल रिवीजन टाइप पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ना भी है, मिडिल पाथ में कहीं पढ़ना है, उस तरह के बच्चे हो गए। या फिर वो बच्चे हो गए जिनका वन सब्जेक्ट का इशू है। अब वन सब्जेक्ट का इशू बहुत ज्यादा है, जैसे छोटे छोटे शहरों में, इवन जो छोटे इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें इस तरह की दिक्कत आती है कि मान लें एक सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है या दो सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है, तीसरे सब्जेक्ट के जो टीचर है उनके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा है, या फिर ऐसा भी होता है कई जगह के टीचर ही छोड़ के चले गए, वो दूसरा टीचर अरेंज कर रहे हैं, उसी में महीनों लगा देते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं। तो देखो, अगर जेई में हमें बेस्ट पॉसिबल रैंक चाहिए, तो हमारा जो प्रिपरेशन है, वो जो रिक्वायर्ड लाइन है, उससे ज़्यादा डेविएट नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा डेविएट होगा उतना ही इनएफिशिएंट होगा, उतनी ही हमारी रैंक गिरेगी। एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि किसी दूसरे के सिस्टम में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन सफर नहीं करना चाहिए, बिकॉज फॉर यू दिस इज द लास्ट। तो ऐसे सारे बच्चों के लिए प्रिपरेशन मतलब टफ है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। उनको मेन दिक्कत क्या है कि पढ़ रखा है बट एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है उनके पास, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए सॉल्यूशंस या टूल्स अवेलेबल नहीं है, जिससे वो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल किक दे सकें। तो ऐसा बच्चा ऑफकोर्स जो तैयारी कर रहा होगा, जिसका आईक्यू अच्छा है, वो मेंस प्लस एडवांस दोनों की कर रहा होगा। और प्रिपरेशन के अगर हम स्पेक्ट्रम में बोलें तो ये बिल्कुल राइट हैंड साइड पे, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम पे हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है या जिनका जो प्रिपरेशन का बेस है वो बहुत सॉलिड है। बस उसी बेस को यूज करके वो उसमें और फर्दर इन्हेंसमेंट करके नेक्स्ट ईयर बेस्ट पॉसिबल रैंक ला सकते हैं। तो ये वाला बच्चा जो ऑफकोर्स तैयारी करेगा, वो मेंस प्लस एडवांस दोनों की ही तैयारी करेगा। प्लस जैसा मैंने बोला कि इन सारे ही केसेस में उसका एक बेस अच्छा खासा है। अगर हम उसको इग्नोर करके बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो ये भी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो बहुत सारा टाइम उसका उन चीज़ों में जा रहा होगा जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है। और वहाँ अगर टाइम जाएगा तो डेफिनेटली उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो सफ़र करेगा, तो उसकी रैंक पोटेंशियल से नीचे आएगी। तो मतलब ये बच्चा डेफिनेटली कोर्स फिनिश करना चाहता है, जल्दी फिनिश करना चाहता है, जो उसका बेस है उसी को यूटिलाइज करके फिनिश करना चाहता है। एंड ऑफकोर्स इस दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर एमिंग फॉर ए वेरी गुड रैंक। ठीक है, स्पेक्ट्रम के दूसरे साइड पे क्या हो गया कि स्टूडेंट बी है जिसके पास ह्यूज बैकलॉग हो गया, किसी भी रीजन से उसने अपनी निगलेक्ट की वजह से इंस्टीट्यूट गलत ज्वाइन कर लिया, वहां किसी भी तरह की दिक्कत आ सकती है, ह्यूज बैकलॉग है। नाउ ही इज फाइटिंग फॉर द, जैसे बोलते जितना भी उसने सिलेबस कर रखा है, तो उसको ये फील होगा कि कहने के लिए तो कर रखा है बट सब कुछ हैफेजर्ड है। आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम ए क्लीन स्लेट, क्योंकि जो ऑलरेडी जैसे बोलते हैं बर्बाद प्रिपरेशन है, उसी में अगर हम पैच वर्क करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो दे वांट टू स्टार्ट विद ए क्लीन स्लेट। या फिर ऐसा हो गया कि बहुत सारे फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जब ऑफलाइन में जाते हैं तो उसे ड्रॉपर्स बैच में बिठाया जाता है, और उस ड्रॉपर बैच में एक 3 साल प्रिपरेशन करने वाला बच्चा भी है जिसने 11th में 12th में तैयारी की थी और अब 13th ईयर में तैयारी कर रहा है। तो ऑफकोर्स उसका एक्सपोजर पहले से ही बहुत ज्यादा है। और उसके जैसे बच्चे भी हैं जो पहली बार ही कॉम्पिटिशन के माहौल में, जिसे बोलते हैं ना कि से रूबरू हुए हैं, पहली बार देखा है। तो ऐसे दो अनइवन एक्सपोजर वाले बच्चों को अगर एक बैच में बैठा के पढ़ाएंगे तो दोनों के साथ ही नाइंसाफी। ये ठीक है, जिसको अच्छा एक्सपोजर है उसका तो बेस यूज होना चाहिए था, वो भी नहीं होगा। जिसको बहुत कम एक्सपोजर है, ऑफ कोर्स पहले आई शुड मेक श्योर कि उसका सिलेक्शन हो, देन आई विल वर्क ऑन हिज रैंक। अगर हम डायरेक्टली उसका जो बोलते हैं ना कि बार है उसको बहुत ऊंची सेट कर देंगे तो क्या होगा कि वो डीमोटिवेट होके वो
अटेम्प्ट करना ही छोड़ देगा। तो इसलिए दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग है, दोनों के जो प्रिपरेशन पाथ हैं वो अलग अलग है। दोनों की रैंक सेम आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन देयर हार्ड वर्क एंड आईक्यू, बट दोनों के पाथ अलग अलग हैं क्योंकि शुरू में जो दोनों का एक्सपोजर है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसे बच्चे को रियलाइज होता है कि सिलेबस बहुत फास्ट जा रहा है, सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल नहीं लिए जा रहे हैं, ये ठीक है, मेरे को तो पहले मेंस में ही कॉन्फिडेंस नहीं आया तो फिर एडवांस कहां से करेंगे, पहले मेंस तो मेरा इंश्योर हो, क्योंकि मेंस 1 के बाद भी 3.5 मंथ बचते हैं और जहां तक थ्योरी वाला पार्ट है वो तो मेंस और एडवांस का सेम ही है। तो ऐसा नहीं कि थ्योरी में दोबारा मेरे को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर एक बार मेरा मेंस इंश्योर हो जाए जनवरी में, तो उसके बाद तो केवल एडवांस लेवल की प्रैक्टिस 3 महीने तक चलेगी। मतलब अभी से लेके अगर हम जनवरी तक की बात बोले तो लगभग 5-6 महीने अवेलेबल है और उसके आगे 3.5 मंथ अवेलेबल है। इस 5-6 महीने में मेरे को थ्योरी भी करनी है प्लस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है, और जबकि उस जगह पे केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वहां पे बहुत सफिशिएंट टाइम ऐसे बच्चे के लिए, ठीक है। तो उसको तो अभी मेन से इंश्योर करना है और बाद में उसको एडवांस की तरफ जाना है। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की जिसे बोलते हैं बातों में आके वो ऐसे बैच में बढ़ जाते हैं जिसको बोलते हैं मास बैच है। मास बैच में मतलब 10-10 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, 5-5 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे में किसी को भी नहीं पढ़ाया जा सकता। जैसा मैंने अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि ऑफलाइन के एक बैच में जब 100 बच्चा बैठा होता है डिफरेंट एक्सपोजर का, डिफरेंट रिसेप्टिविटी का, तो टीचर पढ़ा ही नहीं सकता, चाहे टीचर कितना भी अच्छा हो, उसको तो एक मीडियन लाइन लेके चलना पड़ेगा। तो दोनों ही के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। अब इसको आप जिसे बोलते हैं कि 100 टाइम्स कर दो कि 5,000 का बैच है, तो उसमें क्या होगा कि 90% जनता जो है उसका पढ़ने में ही मन नहीं होगा। वो उन्होंने सस्ता बैच मिल गया होगा इसलिए उन्होंने ले लिया होगा और वहां पे वो अपना टाइम पास करने आते होंगे या इंटरटेनमेंट के लिए आते होंगे। ऐसे बैच में पहली बार तो इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली कि कोई अच्छे आईक्यू वाला सेलेक्ट होने वाला बच्चा ऐसे बैच में फंस जाए, क्योंकि ही कैन अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग, ही कैन एनालाइज दीज काइंड ऑफ थिंग। बट कभी कभी क्या होता है कि टेंडर एज में सामने वाले की बातों में आके मेरे को ऐसा लगता है कि ये बैच में मैं चल जाऊंगा, बट जो पढ़ना स्टार्ट करता है उसको लगता है यहाँ तो पढ़ाई का बिल्कुल माहौल, यहाँ तो जो इनपुट दिया जा रहा है वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है इवन फॉर मेंस, या फिर जो चीजें सॉल्व कराई जा रही है। अब देखो बुक्स में भी थ्योरी लिखी होती है, ठीक है, और बोर्ड के लिए भी थ्योरी पढ़ाई जाती है, सेम थ्योरी जेई के लिए भी पढ़ाई जाती है। बट पढ़ाने के साथ साथ एक तो हमने जो फॉर्मूला बोल दिया F=ma, बट उसके जो पेरिफेरी पे जो और चीजें समझाई जाती हैं, जो उसका कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है, जो उसमें बहुत सारी इन डेप्थ चीजें आपको समझाई जाती है। तो थ्योरी तो वही है बट उसको एक्सप्लेन करने का तरीका, डेप्थ में जाने का तरीका बहुत सारा है। तो वो सारी चीजें ऐसे मास बैचेस में बिल्कुल कट कर दिया जाता है, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है जहां पे नॉन सीरियस बच्चे पढ़ रहे हो वहां पे प्रॉपरली IIT जेई मेंस के लेवल का पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी में मतलब मेंस के लेवल का पढ़ाना ही पॉसिबल नहीं है, एडवांस तो दूर की बात। अगर किसी भी बैच में 1,000 से भी ज्यादा बच्चा है, ठीक है, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल। उसमें क्या होगा कि कहने के लिए थ्योरी के पॉइंट आपको नोट्स में सारे दिखाई देंगे कि सब कवर हो रहा है, बट वो शैलो लर्निंग है कि आपने एक फॉर्मूला लिख दिया, एक क्वेश्चन करा दिया विदाउट टीचिंग के हाउ टू थिंक, क्या क्या पैटर्न देखे जाते हैं, क्यों इसमें हमने ऐसे किया, क्यों हमने इसमें ऐसा ऐसा नहीं किया। क्योंकि टीचर का काम क्या है कि जो भी उसको एक्सपीरियंस है पिछले 20-25 साल पढ़ाने का या 10 साल पढ़ाने का, जितना भी उसको एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ बच्चे तक दे देना। मतलब जब तक वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब तक बच्चा, ये ठीक है, थिंकिंग वाइज टीचर के बराबर ही आ जाना चाहिए। अच्छा, टीचर को एक्सपोजर ज्यादा, उसने बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रखे हैं, एक ही सब्जेक्ट के कर रखे हैं, तो डेफिनेटली टीचर को एक एज मिलेगा। बट बच्चे को थिंकिंग लाइंस जितना भी हो सकता है वो टीचर का काम होता है कि वहां तक पहुंचा देना, और उसके बाद बच्चा भी उसी एफिशिएंट वे से सोचना लगता है। मतलब एक तो ये हो गया कि वो बच्चा खुद गलती कर करके देखे, इतनी सारी गलतियां हैं, पूरा साल उसमें ही निकल जाएगा। दूसरा ये होगा कि उसको पका पकाया एक चीज दे दिया गया जिससे अब उसका लेवल उसके ऊपर से स्टार्ट होगा। अब उसके ऊपर जितना वो प्रैक्टिस करता चला जाएगा उतना ही ऊपर जाता चला जाएगा। तो इस तरह की शैलो लर्निंग में क्या होता है कि आपको लगेगा कि यार जो पढ़ाया जा रहा है वो मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है, बट जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। दैट इज द बिगेस्ट जिसे बोलते हैं पहचानने वाला चीज। अगर हमको ऐसा लगे लेक्चर तो ठीक ठाक है, समझ में आ रहा है, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मेंस लेवल के जो इजी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व नहीं हो रहे, तो ऐसे बैच में अगर कोई बच्चा फंस गया है जो सेलेक्ट होने वाला है, जिसका इतना IQ चलता है टू एनालाइज कि इस हिसाब से चीजें कहाँ जा रही हैं, कहाँ मेरी रैंक आएगी, जो मतलब गिमिक्स में या फिर जो सोशल मीडिया पे बॉट्स आते हैं उनको वो ही कैन सी थ्रू कि ये सब बातें इसलिए बोली जा रही हैं कि समवेयर डाउन द लाइन वो आपको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं कि इस बैच को ज्वाइन कर लो, जिसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ ऑनलाइन एजेंट्स हो गए। इस तरह की चीजों को जिनको समझ में आता है, इक्का दुक्का बच्चा अगर वो ऐसे बैच में फंसता है, 1 आध महीने पढ़ता है, तो उसको बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, या नॉट एबल टू मैनेज स्कूल प्लस प्रिपरेशन। वैसे तो देखो 2 बच्चे हैं सेम IQ के हैं, एक बच्चे को स्कूल नहीं जाना है, एक बच्चे को स्कूल जाना है, तो जिस बच्चे को स्कूल नहीं जाना है सेम दोनों का मोटिवेशन है,
उसको 5-6 घंटे एवरी डे ज़्यादा अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली उसकी प्रिपरेशन बेटर होगी, ठीक है। बट समहाउ अगर किसी बच्चे को स्कूल जाना ही पड़ रहा है, ही कैन नॉट अवॉइड इट, तो उसको जेईई की प्रिपरेशन इसके बीच में बैलेंस बैठाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो ऐसे बच्चे की जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि उलट पुलट हो गई होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस सिस्टम को वो फॉलो कर रहा होगा वो उसके लिए डिजाइंड नहीं है, वो उसमें फिट इन करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे बच्चे का मोटो क्या होगा कि पहले मेंस की तैयारी करते हैं एंड देन एडवांस की तैयारी करते हैं। तो ये दो तरह के बच्चे हो गए जो इस स्टेज पे अभी ये सोच रहे होंगे कि प्रिपरेशन स्टार्ट करना है या रीस्टार्ट करना है, इस तरह। अब इन दोनों में देखो, जो फर्स्ट टाइप के बच्चे हैं जो मेंस प्लस एडवांस को एक साथ लेके चलना चाहते हैं और जिनका मेंस का एक डिसेंट रैंक ऑलरेडी इंश्योर्ड है, ये ठीक है, एंड काइंड ऑफ दे आर फाइटिंग फॉर ए वेरी गुड रैंक, तो उनके लिए टीम कंपटीशन का जो स्पेशली डिजाइंड कोर्स है दैट इज प्रवीण फास्ट लेन। अच्छा, फास्ट वर्ड सुन के बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये क्रैश कोर्स टाइप चीज है जिसमें जल्दी जल्दी चीजें पढ़ाई दी जाएंगी। नहीं, अगर जो मैंने अभी तक बोला है वो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो आपको ये समझना चाहिए ये उन बच्चों के लिए है जिनको जो जोसा से अभी ड्रॉप लेके रैंक इंप्रूवमेंट के लिए जा रहे हैं, तो उनको कम चीज थोड़ा दी जा सकती है। ऑफ कोर्स वो तो ऑलरेडी रेस में काफी आगे खड़े हैं, तो उनको तो रैंक इंप्रूवमेंट करने के लिए, बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए जो भी चीज रिक्वायर्ड है मेंस और एडवांस में, वो सारा चीज दिया जाएगा। बस इस वाले बैच में क्या है कि हम बिल्कुल बेसिक से, जैसे बच्चा पहली बार आ रहा है, ये ठीक है, जो पहली बार कोर्स पढ़ रहा है उसको तो टर्म्स ही वो पहली बार सुनेगा, तो उसको हजम करने में उसको टाइम लगेगा। फिर और हजम कराने के लिए हम छोटे छोटे 4 एग्जाम्पल लेंगे। ये सब काम ऐसे बच्चे को नहीं चाहिए, उसका टाइम वेस्ट होगा, ये ठीक है। वो तो ये चाहता है कि उसने बोर्ड कर रखा है, एक अच्छी डिसेंट प्रिपरेशन है उसकी, या फिर जैसा मैंने बोला कि एक बार लेक्चर कर लिए हैं तो उसने टर्म तो सारे सुन ही रखे हैं, तो वापस वो साइकिल की बजाय वो तो ये चाहता है कि इसके ऊपर बिल्ड किया जाए ताकि जो मेरा टाइम बचे वो हम क्वेश्चन, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करने में इन्वेस्ट करें ताकि हमारी रैंक बेस्ट पॉसिबल आए। तो ये तो बेसिकली रैंकर्स के लिए है कि वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाए उनकी प्रिपरेशन, मतलब जिसको बोलते हैं ऐसे हॉस्टेज में ना हो जाए बिकॉज ऑफ सिस्टम, दे कैन टेक कंट्रोल ऑफ देयर प्रिपरेशन एंड गेट बेस्ट पॉसिबल रैंक। तो ऐसे बच्चों के लिए तो प्रवीण फास्ट लेन है, जिसका बात मैं इस वीडियो में अभी आगे करूंगा। ऐसे बच्चों के लिए प्रज्ञान बैच है हमारा, कि जो पहले मेंस इंश्योर करना चाहते हैं और उसके बाद मेंस 1 अगर इंश्योर हो जाएगा तो उसके बाद एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं एंड देन एडवांस। तो ये मेंस प्लस एडवांस एक साथ चलेगा। इसमें बच्चे का थॉट प्रोसेस क्या होगा कि पहले मेंस इंश्योर करते हैं ताकि मतलब मेंस प्लस एडवांस का जो वेट है वो एक साथ नहीं ले जा पा रहा बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन बोल लो, या फिर एक्सपोजर की कमी बोल लें। वो चाहता है कि पहले आधा वेट हम ले जाएं और फिर बचे हुए टाइम में रिमेनिंग वेट ले जाएं। तो देखो, इस बैच के बारे में भी हम फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे, और इस बैच के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और या फिर आप टीम कॉम्पिटिशन की जो सपोर्ट नंबर है उस पर बात कर सकते हो। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। अभी फॉर्मल वीडियोस का बाद में बनाया जाएगा। तो अभी तो आई विल टॉक अबाउट प्रवीण फास्ट लेन, एंड एज आई हैव सेड इट इज नॉट ए क्रैश कोर्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, प्रवीण फास्ट लेन 26-27 ये उन बच्चों के लिए डिजाइन है जिनकी प्रिपरेशन या तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, लास्ट ईयर उनका अच्छा रैंक आया था, ठीक ठाक रैंक आया था, बट जो ब्रांच उनको मिल रहा था या जो इंस्टीट्यूट आईआईटी उनको मिल रहा था वो उनके जैसे बोलते हैं कि पसंद में नहीं था। दे वांट टू इंप्रूव और बचे हुए टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल जीरो से वापस स्टार्ट करें, बहुत सारे टाइम की बर्बादी होगी। तो ये उन बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन है, ठीक है। तो और बाकी जो मैंने बोला था कि 11th थोड़ा सा वीक है, पढ़ रखा है बट वीक है, या फिर 11th 12th का सिलेबस फिनिश हो गया है, तो उसके बाद उनको दोबारा एक बार सिलेबस पढ़ना है क्योंकि ढंग से जिसे बोलते हैं पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, उस तरह के बच्चों के लिए डिजाइन है। तो इट विल फिनिश द सिलेबस, रिवाइज स्मार्टली एंड टेस्ट सीरियसली। उसका मतलब क्या है कि जो प्रिपरेशन का पूरा इकोसिस्टम है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक चीज कहीं से उठा लें, एक चीज कहीं से कर लें। हमें प्रिपरेशन का पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है, और जो ऐसा सिस्टम जो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए, मतलब जिसके अंदर ऐसे टूल्स होने चाहिए कि मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम है, ये ठीक है, उसको वो एड्रेस कर पाए। इसका मतलब ये है कि देखो, जब हम फिक्स्ड लाइव क्लासेस में पढ़ते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में पढ़ते हैं, तो वहां दिक्कत क्या है कि अगर 100 बच्चे उस क्लास में हैं या 500 बच्चे उस क्लास में हैं तो सभी को एक ही चीज डिलीवर की जा सकती है, सबको अलग अलग डिलीवर नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू क्या है कि आप कस्टमाइज कर सकते हो हर बच्चे की नीड का। जैसे 13th में आने वाले, मान लिया हमने 10 बच्चे देखे जिनका परसेंटाइल 98.8 है, नाउ दे आर टेकिंग ड्रॉप। तो 98.8 का मतलब ये नहीं कि उनकी जो प्रिपरेशन का सब सब्जेक्ट सारे चैप्टर में जो लेवल है वो बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल नहीं। एक बंदे का हो सकता है कि इनऑर्गेनिक पूरा छोड़ के गया हो, बाकी उसका बहुत अच्छा है। दूसरे का हो सकता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री अबव एवरेज हो, मैथमेटिक्स एक्सीलेंट हो। तीसरे बंदे का हो सकता है कि तीनों ही अबव एवरेज हैं, एक सर्टेन लाइन पे हैं। तो इन सब का जो प्रिपरेशन करने का तरीका वो बिल्कुल अलग अलग होगा। एक बंदा हो सकता है मैथमेटिक्स में वो वेक्टर 3D छोड़ के गया, उसके 4 क्वेश्चन इसकी वजह से हो गए, बस बाकी सब उसका मैथ्स अच्छा हो, ऐसा भी
गया। तो अब क्या है, इस बैच के अंदर आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि आप वो प्रिपरेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। ऑफ कोर्स वी विल बी शेड्यूलिंग ए लेक्चर्स एंड वी विल बी कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद यू कि आपको कौन कौन से टूल इसमें यूज करने। देखो, एक तो बहुत सारी जगह पे यू विल फाइंड कि वो इस तरह की बात करेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 लाख क्वेश्चन है, 50 लाख क्वेश्चन है, दे आर यूजलेस। एक बच्चा 1 लाख या 50 लाख क्वेश्चन थोड़ा कर पाएगा बचे हुए टाइम लिमिट में। बट अगर हम बच्चे को ये बता दें कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, मान लिया हमारे पास 100 रिसोर्सेज, ठीक है, बट तुम्हारे लिए तुम्हें क्या क्या करने हैं इन रिसोर्सेज में से, तुम्हें क्या करना है। फिर दूसरा बच्चा आया, उसको हम कस्टमाइज करके बोलेंगे इनमें से तुम्हें क्या करना है, तब तो वो रिसोर्स होने का फायदा है। बट अगर मान लिया हमने रिसोर्सेज 50 तरह के बना के रख लिए, 100 तरह के रिसोर्सेज रख दिए, सब बच्चों को ऐसे दे दिए, तो बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। वो कभी कुछ ट्राई करेगा, कभी कुछ ट्राई करेगा, और उसकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल डूम्ड हो जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक प्रॉपर मेंटरशिप भी साथ में होना चाहिए। तो अगर किसी के पास मान लिया 1 लाख क्वेश्चन है, दैट इज ए बिग बूस्ट। बट अगर मैंने 1 लाख क्वेश्चन में बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया तो बच्चे की प्रिपरेशन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। जो उसकी रैंक एवरेजली भी आ सकती थी ना, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका 90% टाइम इन्हीं सब चीजों को वेस्ट हो जाएगा, क्या करूं क्या छोड़ूं। तो इसलिए मेंटरशिप इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको वो सारी चीज मिलेगी। तो जैसा मैंने बोला कि एक बच्चे की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक है, तो ऑफकोर्स वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ेगा। बाकी के चैप्टर वो फास्ट तरीके से पढ़ेगा, फास्ट लेन के थ्रू। तो फास्ट लेन में आपको नॉर्मल लेन जो हमारा है उसका एक्सेस भी दिया जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि डिफरेंस क्या है, जो हमारे नॉर्मल लेन का मतलब क्या है कि जैसा नॉर्मली पढ़ाया जाता है कि ये मानते हो कि बच्चा पहली बार चीजें पढ़ रहा है, उसको जो इनपुट दिया जा रहा है वो नॉर्मल लेन हो गया। तो मोटा मोटा हम ऐसे हो सकते हैं, नॉर्मल लेन के अंदर यू विल बी हैविंग समवेयर अराउंड 210 to 20 लेक्चर्स पर सब्जेक्ट। ये ठीक है, 1.5 घंटे के लेक्चर, 220 मैथ में, 220 फिजिक्स में, 220 केमिस्ट्री के अंदर लगभग, ये ठीक है, 5-10 ऊपर नीचे होगा। फास्ट लेन में हमने क्या कर दिया कि वो जो बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट है, ठीक है, जो एक छोटी सी चीज को समझाने के लिए, क्योंकि बच्चा पहली बार सुन रहा है, हमने 4 बार रिपीट किया, छोटे छोटे 5 एग्जाम्पल कराए, उन सबको हमने कट कर दिया। केवल वो बच्चा जिसने टर्म सुन रखे हैं, एक बार तैयारी कर रखी है, तो ये वाली चीज हम लगभग 110 लेक्चर्स के अंदर लेके आ गए। तो फास्ट लेन के अंदर वही सिलेबस 110 में पढ़ाया गया है। तो अब दोनों ही इस कोर्स के अंदर अवेलेबल होगा। मतलब शेड्यूलिंग जो होगी लेक्चर की, एवरी डे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का 1.5 घंटे का एक लेक्चर अनलॉक होगा। ये ठीक है, यू आर सपोज टू कंप्लीट दैट लेक्चर दैट पर्टिकुलर डे, ताकि आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहे। बट एट द सेम टाइम ये ठीक है, आपको नॉर्मल लेन के लेक्चर भी अवेलेबल होगा। तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे को पता है कि ये मेरे लेक्चर्स फास्ट लेन के शेड्यूल हो रहे हैं, बट जो चैप्टर नंबर 5 है केमिस्ट्री में, वो इनऑर्गेनिक का है, वो मेरे को नॉर्मल लेन से पढ़ना है। तो ताकि वो नॉर्मल लेन से पढ़ सके, वो भी उसके डैशबोर्ड में अवेलेबल रहेगा। और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन के टूल्स हैं जिससे बच्चा अपनी प्रिपरेशन को कस्टमाइज कर सकता है, और जहां पे एफर्ट रिक्वायर्ड है वही मार सकता है, जिस लेवल का एफर्ट रिक्वायर्ड है वो मार सकता है। ठीक है, तो ये जो बैच है, इसकी जो क्लास स्टार्ट होंगी, ये ठीक है, वो 6 जुलाई से स्टार्ट होगा। वीक में 6 दिन क्लास होगा, ठीक है। हर दिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का एक एक क्लास होगा, 6 डेज अ वीक हमने बोल दिया। 1.5 घंटे का एक एक क्लास हो गया। जो कोर्स फिनिश हो जाएगा, मतलब जो शेड्यूलिंग है लेक्चर्स की, वो फिनिश हो जाएगी दिसंबर के फर्स्ट वीक के आसपास। यू कैन काउंट नंबर ऑफ डेज, ठीक है। बट उसके बाद भी हमारा एंगेजमेंट नहीं खत्म होगा। ऑफ कोर्स नवंबर दिसंबर में तो हमारा फुल सिलेबस टेस्ट जो यूटीएस है मेंस वाला, वो स्टार्ट होता है। अभी ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब जुलाई से लेके आगे तक लगातार मेंस और एडवांस के टेस्ट चलते रहेंगे, पार्ट टेस्ट, जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा उसके हिसाब से। दिसंबर में जाके मेंस में बहुत अच्छा रैंक है, इसलिए हम लगभग 25 फुल सिलेबस टेस्ट कराते हैं, ठीक है। मतलब नवंबर का कुछ पार्ट, दिसंबर का एंड जनवरी का 20 से 30 के बीच में तो एग्जामिनेशन ही होगा। तो यूजली 15-18 जनवरी तक हम उसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। और रिवीजन कोर्स भी मिलता है मेंस के लिए, जो हमारा चैम्प कोर्स है, सब इसी के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब इस फीस में, विच इज 29,900, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। यू नीड नॉट टू पे फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा। मतलब ऐसा नहीं कि हम बोले कि टेस्ट सीरीज चाहिए, लो 5 मतलब 2,000 रुपए और दो, ऐसा नहीं है। सारा इकोसिस्टम जो भी हमने कंपटीशन में तैयार किया है पिछले 6-7 साल में, ताकि बच्चा के एक एक पॉइंट पे वर्क किया जा सके, सारा इकोसिस्टम उसको यहाँ पे अवेल हो जाएगा। उस इकोसिस्टम के किस कोर्स को, किस प्रोडक्ट को, किस टूल को कैसे यूज करना है, उसके लिए हम वीकली इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं बच्चों के साथ। उनके हम समझते हैं कि इसकी रिसेप्टिविटी कितनी है, हार्डवर्क कितना कर रहा है, पहले से एक्सपोजर कितना है, किस सब्जेक्ट में इसको फोबिया है, किस सब्जेक्ट में इसको स्ट्रेंथ है, किस चैप्टर लेवल में भी एनालिसिस होता है। जब बच्चा बात करता है तो समझ में आता है कि क्या बोलना चाह रहा है, फिर हम सजेस्ट करते हैं कि तू ये चीज यूज कर, बाकी जो भी कोर्सेज है उनकी तरफ मत देख। इस तरह का कस्टमाइजेशन किया जाता है। तो जैसा मैंने बोला कि दिसंबर 1 तक मतलब क्लासेस शेड्यूल होंगी। उसके बाद मेंस का रिवीजन कोर्स चैंप मिलेगा उनको, मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी मेंस 1 के इमीडिएट बाद, ये ठीक है। फिर एडवांस के भी हमारे 2 रिवीजन कोर्स हैं, ABC करके और एक कैट्स करके,
ये ठीक है। कोई बच्चा उन दोनों को करेगा, कोई एक को करेगा, डिपेंडिंग अपॉन हिज एक्सपोजर। अब मैं वो सारा डिटेल में अभी बताने लग जाऊं तो घंटों लग जाएंगे, इसलिए बट आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया। और उसके बाद भी एक मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, जिसका मान लिया मेंस वन अच्छा नहीं गया किसी भी रीजन से, तो वो चाहेगा कि मेंस के टच में रहूं, और एक एडवांस की एटीएस हमारी स्टार्ट होती है, वो सारा कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है, वो हमारा एडवांस तक चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये दिसंबर में बैच खत्म हो जाएगा, ये तो जब तक एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, इवन उसके बाद भी हम जो इस बैच का एक्सेस रखते हैं वो जून के बिल्कुल लास्ट तक रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बिट सेट देना होता है, किसी को MSCT देना है, तो वो सारे रिसोर्सेज भी, उनकी टेस्ट सीरीज भी हम यूजली प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इनसाइड दिस, ताकि बच्चे को ना भटकना पड़े, उसका काम केवल क्या हो कि पढ़ाई पे फोकस करना। ठीक है। अच्छा, ये बैच ऑफकोर्स स्पेशली किन लोगों के लिए डिजाइन है जो IIT में सीट लेना चाहते हैं और एक अच्छी रैंक के साथ लेना। ठीक है। फिर भी बाकी सारे रिसोर्सेज तो यूजफुल हैं कि बिट सेट भी वो बच्चा देगा ही देगा, भले वो बिट सेट उसका ज्वाइन करने का बिल्कुल कोई भी मूड नहीं है, या वो सोच रहा है कि जब मेरे को IIT में सीट मिलेगी तो मैं बिट सेट क्यों जाऊंगा, बट हर किसी का बिट सेट में अच्छा रैंक आता है, मान लिया 211 रैंक आ गया, ठीक है, तो उसको CV में लिखने के तो काम आएगा ही। तो इसलिए बिट सेट में जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे का वो रैंक अच्छा है। तो और भी जो एग्जामिनेशन है, UGEE हो गया, उसके भी एग्जाम हम कंडक्ट करते हैं, जस्ट पूरा इकोसिस्टम वन स्टॉप सोल्यूशन देने के लिए, ताकि बच्चे को इधर उधर ना भटकना पड़े। उसका काम केवल क्या होगा कि जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस पर काम करना और नॉलेज गेन करना, ताकि बेस्ट पॉसिबल रैंक आ। तो कोर्स स्टार्टिंग डेट हो गया फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, ये मैंने सारा ऑलरेडी बोल दिया है। ठीक है। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप tetra8tetra021 इस पे कॉल कर सकते हो, दे विल एक्सप्लेन यू फर्दर। अच्छा, इसमें रजिस्टर करने के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सपोर्ट पे भी बात कर सकते हो। तो इफ यू आर रेडी फॉर 2027 विदाउट एनी डिले, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बिकॉज डिले ऑफ इवन 1 डे विल टेक अवे योर रैंक में से कुछ ना कुछ पार्ट। मतलब एक दिन डिले करने का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक दिन में मान लिया अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा, वैसे तो 12-13 घंटे पढ़ना चाहिए अगर किसी बच्चे ने ड्रॉप लिया है, या जैसे मैंने बोला कि 12th में कोई बेयरली मैनेज कर पा रहा है, 11th के हिसाब से दिक्कत है उसको, तो 12-13 घंटे पढ़ना चाहिए। अब उसमें भी 10 घंटे में अगर कोई 20 क्वेश्चन सॉल्व करता है तो 200-250 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व कर सकता है। हो सकता है 200-250 में से एक क्वेश्चन उसके काम का हो, और उस एक क्वेश्चन से ही उसकी रैंक, डिपेंडिंग अपॉन कि वो 500 के आसपास फाइट कर रहा है या 5000 के आसपास फाइट कर रहा है या 10,000 के आसपास फाइट कर रहा है, काफी ज्यादा जंप, मतलब 500 के आसपास कर रहा है तो हो सकता है 10-15-50 रैंक ऊपर आ जाए, 5000 के ऊपर हो सकता है 500-600 रैंक ऊपर आ जाए, 10,000 के आसपास हो सकता है 3,000-2,000 रैंक ऊपर जंप कर जाए। तो एक ईच डे काउंट्स, हमें जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। तो इस बैच को i.competition.com पे भी आप जाके कर सकते हो, या फिर जो नीचे लिंक दिया गया है वहां से भी आप इसमें एनरोल कर सकते। ठीक है। तो कोर्स की जर्नी के बारे में मैंने मोटा मोटा पहले ही बता दिया है कि अभी से लेके दिसंबर तक क्लासेस शेड्यूल होंगी, फिर मेंस का रिवीजन कोर्स आएगा, प्लस टेस्ट सीरीज आएगी मेंस की, टेस्ट यहाँ पे ऑफ कोर्स चलते ही रहेंगे। फिर मेंस 1 के बाद में हमारा एडवांस के रिवीजन कोर्स हैं, दो तरह के रिवीजन कोर्स हैं, ABC और कैट्स, एंड यहाँ पे मेंस की टेस्ट सीरीज भी आएगी, एडवांस की टेस्ट सीरीज भी आएगी, एंड और जो चीजें MSCT ये सब वो भी मैंने एक्स्ट्रा। ठीक है। व्हाट इज इंक्लूडेड, शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा। जैसे मैंने लाइव लेक्चर में दिक्कत क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि आप एक एक बच्चे की नीड के हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, सभी का कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। तो एक बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल होता है बेस्ट रैंक लाने का, वो पॉसिबल नहीं है लाइव या ऑफलाइन। ठीक है। रिकॉर्डेड शेड्यूल लेक्चर आपको मिलेगा, रेगुलर रेलेवेंट टेस्ट मिलेगा, मतलब जो यहाँ पे टीचर्स पढ़ाएंगे उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, दे नो हाउ टू सेट एग्जामिनेशन। कुछ जगह क्या होता है कि अगर वीकर बैच है, ठीक है, तो बहुत इजी टेस्ट दिए जाते हैं ताकि वो खुश रहें। जब वो एक्चुअल एग्जाम में जाते हैं, मतलब पूरे साल तो उन्हें लगता है कि हमारे 180-190 मार्क्स आ रहे हैं, एक्चुअल एग्जाम में जाके पता लगा कि 110 मार्क्स आ गए, सारा कुछ उनका शैटर हो। या फिर बहुत सारी जगह पे यू विल फाइंड के ऐसी टेस्ट सीरीज दी जाती है आपको फोमो क्रिएट करने के लिए कि आपको कुछ आता ही नहीं है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, जेई के पेपर में इजी मॉडरेट टफ आता है, बट जो टफ पोर्शन है वो 10% आता होगा, हार्डली 20% आता होगा, 20% आता है तो उस पेपर को हम बहुत टफ बोलते। ठीक है। तो अगर कोई हम पेपर में 80% बहुत सुपर टफ चीजें डाल दें तो वो तो फिर राइट बेंचमार्किंग नहीं हुआ। तो ऐसा टेस्ट दे के ऐसा बच्चा जिसकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, एवरी ईयर आई सी सम केसेस कि उनकी प्रिपरेशन डिरेल हो जाती है, मतलब उनका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, एंड दे विल स्टार्ट डूइंग उल्टे सीधे क्वेश्चन, और जो उनकी अच्छी रैंक आ सकती थी उससे वो हट जाते हैं। तो इसलिए टेस्ट सीरीज इज ए वेरी 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 सीरियस एलिमेंट, एंड वी शुड टेक इट वेरी सीरियस। इसमें जो टीचर्स का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा काम आता है। अब जैसे जेई मेंस में बहुत तरह के टेस्ट आते हैं, ठीक है,
जो भी यूजुअली 10 शिफ्ट के अंदर पेपर होता है, एक इजी पेपर होता है, मॉडरेट होता है, टफ होता है, तो उस सारे तरह के टेस्ट का हमें एक्सपोजर होना चाहिए ताकि किसी भी तरह का पेपर आए एग्जाम में जाके मेरे को शॉक नहीं लगना चाहिए। आई शुड बी एबल टू डील विद इट, और वो जब ही हो सकता है जब आपको ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, फिजिकल एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा इसमें। बच्चे के स्क्रीन टाइम को कट करने के लिए हम उसको एक फिजिकल कॉपी भी भेजते हैं, जो भी हमारा प्रैक्टिस मटेरियल है। वीकली गाइडेंस सेशन, जैसा मैंने बोला कि अगर आपके पास मान लिया 50 टूल पड़े हों, ये ठीक है, हर चीज से लड़ने के लिए टूल पड़े हो, बट कोई आपको बताने वाला ही ना हो कि इसका यूज कैसे करना है, तो वो सारे यूजलेस। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आज की डेट में जो कंपटीशन है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव 1 आवर और इवन हाफ आवर इनएफिशिएंट एवरी डे इन आवर प्रिपरेशन। तो उसके लिए आपको राइट टाइप ऑफ गाइडेंस होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस्ड वॉइस है, जो आपसे 5 मिनट बात करके सारा कुछ आपकी हिस्ट्री समझ सकता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है, मेहनत करने का तरीका क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे को खुद नहीं पता होता, उसका परसेप्शन अलग होता है बट एक्चुअल चीजें अलग होती है। तो वो वाला जो मेंटरशिप सेशन है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो आपको बताएगा इस टूल से ये वाला चीज होगा, इस टूल से ये वाला चीज होगा। ऐसा नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर चीज करना है और मैं सारे टूल ट्राई करूं, ठीक है, तो हमारा बहुत सारा टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज वेस्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट है फिर डेली जूम लाइव डाउट काउंटर। मतलब जो भी हमने मटेरियल दे रखा है उसका ऑफ कोर्स आपको टेक्स्ट सोल्यूशन मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा और टेलीग्राम जैसी फैसिलिटी मिलेगी। मतलब टेलीग्राम जैसी फैसिलिटी हमने ऐसा बोला है कि टेलीग्राम पे जो हम कर सकते हैं कि हम डाउट पूछ सकते हैं, पिक्चर खींच के भेज सकते हैं डाउट का, या फिर वॉइस मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर हम टाइप कर सकते हैं। सेम फंक्शनलिटी हमने अपनी ऐप के ऊपर दे रखी है, टेलीग्राम को मिमिक करते हो, तो वहां पे 24/7 बच्चा डाउट पूछ सकता है। और उसके बाद भी हम डेली एक जूम डाउट क्लास का सेशन देते हैं जहाँ पे बच्चा फैकल्टी के साथ फेस टू फेस डायरेक्टली पूछ सकता है अगर उसको कुछ लेक्चर में कोई दिक्कत है, या फिर जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें कोई दिक्कत है, या फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन में दिक्कत है। तो एक डेली एक स्लॉट रहेगा कि इतने बजे से इतने बजे तक वो मैथ के डाउट पूछ सकता है, इतने बजे से इतने बजे तक फिजिक्स के, एंड सिमिलरली केमिस्ट्री के डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हो गया 24/7 ऑथेंटिक गाइडेंस। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हर बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग अलग है, तो जो हमारे पास गाइडेंस हो वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होना चाहिए। बिकॉज आज की डेट में क्या होता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं कि जो हो सकता है खुद आईआईटी में सेलेक्ट हो गए हों, बट उनको एक्सपीरियंस नहीं होता बहुत सारे बच्चों को डील करने का। तो जो उनका गाइडेंस होता है वो हो सकता है कि उनकी जो अपनी रैंक बैंड हो उसमें बच्चों का थिंकिंग वैसे होता हो, वैसे तो सेम रैंक बैंड पे भी बहुत सारे जो डिफरेंट बच्चे होते हैं उनका थिंकिंग अलग अलग होता है, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, वीकनेस अलग अलग होती है। तो वो अपनी तरफ से भले ही वो अच्छा गाइड करने की कोशिश करें, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस दे मे सजेस्ट यू समथिंग विच विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। तो यहाँ पे आपको डिकेड्स के एक्सपीरियंस वाली टीम मिलेगी जिन्होंने हर रैंकमेंट में हर तरह के बच्चों को, हजारों लाखों बच्चों को देख रखा है। तो जब भी आप बात करोगे तो दे विल बी एबल टू गेज विद देयर एक्सपीरियंस कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी जैसे बोलते कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, उस कैसे आप स्टीयर थ्रू कर सकते हैं इस प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको वो ऑथेंटिक गाइडेंस मिलेगा जिसकी हेल्प से आप अपना बेस्ट पॉसिबल रैंक ला सकते हैं। नेक्स्ट इज कस्टम प्रेप पाथवे का मतलब यह है कि जैसे हमने बोला कि हमने बहुत सारे टूल्स दे रखे हैं, बहुत सारे बच्चों को कई तरह की दिक्कत होती है। कोई बच्चा बोलता है एक सब्जेक्ट थोड़ा सा रिलेटिवली वीक है, कोई बोलता है मैंने ये वाला सब्जेक्ट बहुत ज्यादा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये चैप्टर लेवल पे भी हो सकता है। कोई बोलता है कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पीएनसी छोड़ के जाऊंगा, तो हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बिकॉज अगर ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन आया तो एवरीबडी वुड बी एबल टू डू इट, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो उसमें हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्व क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे कोर्सेज एंड टूल्स बना रखे हैं जिसको हेल्प से आप अपना बेस्ट पॉसिबल रैंक ला सकते हो। ऑफ कोर्स उन टूल्स को यूज करने के लिए यू विल बी टॉकिंग टू आवर एक्सपर्ट्स, जो भी हमारे डायरेक्टर्स के साथ क्लास होगा, वीकली इंटरेक्शन क्लास होगा, उसमें आप उनसे बात कर सकते हो। मतलब ये बैच काम कैसे करता है, कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, हम बोलेंगे कि जो हमने क्लासेस शेड्यूल कर रखे हैं, यू आर सपोज टू फॉलो इट फॉर 3 to 4 वीक्स, ताकि आपके पास एक इनफ एक्सपीरियंस आए टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या आप फॉलो कर पा रहे हो, किस एरिया में हमें डिफिकल्टी आ रही है। क्योंकि शुरू में तो देखो, जब हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो नया नया हमारा फ्लो चालू होगा, तो शुरू में तो दिक्कत आएगी, बट ऐसा हो सकता है कि विद टाइम यू वुड बी एबल टू एडजस्ट जो भी वर्कलोड है, एंड यू आर एबल टू फेस इट, यू आर एबल टू गो थ्रू इट स्मूथली। उसके बाद अगर हम 3 वीक या 1 मंथ हो गया, उसके बाद when you'll have enough experience कि this much I am able to do, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे से रिवीजन कितना हो रहा है, क्वेश्चन कितने सॉल्व हो रहे हैं, लेक्चर समझने में मेरे को कितना परसेंटेज समझ में आ रहा है। एक बच्चे को 100% समझ में आएगा, एक को हो सकता है 70% तक समझ में आ रहा है। अक्रॉस 3 सब्जेक्ट्स हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं, तीसरे में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो जब हमारे पास इनफ डाटा होगा तो फिर आप हमारे टीचर्स के साथ बात करके अपनी प्रिपरेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं कि आगे
हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए ताकि हमारी बेस्ट पॉसिबल रैंक आए। तो यहाँ पे बेसिकली मोटा मोटा ये समझाया गया कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो दिस वीडियो विल बिकम बहुत ही लेंदी विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। हाफ ऑफ द थिंग यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड कि उसका पर्पज़ क्या है। अभी जब तक आप खुद डिप नहीं लोगे, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक काफ़ी चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। हमने यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम तैयार किया हुआ है और ये हमारा 6-7 ईयर्स है तो और ऑनलाइन में पढ़ाते हुए तो एवरी ईयर वी आर मेकिंग आवर साइकिल मोर एफिशिएंट और बच्चों का जो भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करते हुए हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं जिससे बच्चे का टाइम जो है वो किल नहीं होगा और वो अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकता है, अपने जो भी उसका स्ट्रेंथ है उसको यूज़ कर सकता है, जहाँ वीकनेस है उन एरियाज में काम कर सकता है। लेट मी बी वेरी क्लियर, ऑफ कोर्स व्हाट वी कैन नॉट डू, वी कैन नॉट स्टडी फॉर यू। ऑफ कोर्स स्टडी तो आपको करना होगा, बाकी का जो इकोसिस्टम है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग ओवर हियर। नेक्स्ट इज कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि मेंस वन इज यूजुअली द इजीएस्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर हम अपनी प्रिपरेशन को ऐसे लेके चले कि मेंस जब जनवरी अटेम्प्ट में जो मेंस वन आएगा वहाँ पे हमारा मेंस का टेंशन खत्म हो जाना चाहिए ताकि मेंस टू के लिए हमें डेविएट होने की जरूरत ना पड़े और मेंस वन के बाद का जितना भी टाइम है हम सब एडवांस में बहुत स्ट्रांगली वहाँ पे अच्छा कर पाएं, एडवांस के अंदर एडवांस की ही अच्छी प्रैक्टिस कर पाएं। तो इस चीज़ का हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मैंने इसलिए बोला कि अगर हम मान लिया हमारी जो स्पीड है वो स्लो है और मान लिया हमारा जो मेंस वन में, कहने का मतलब ये भी है कि बहुत सारे बच्चे, किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, किसी की प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होती है, किसी का रिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम है। तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, अगर बच्चा सिस्टमैटिक रहे, अपने सिलेबस को टाइम से ख़त्म कर ले दिसंबर के आसपास तक और उसके बाद वो खूब फुल सिलेबस टेस्ट दे, ढंग से एक रिवीजन की साइकिल लगाए, तो फिर उसका बहुत अच्छा परसेंटाइल और रैंक जनवरी के अंदर ही आ जाएगा और उसके बाद वाले टाइम को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। और जैसा मैंने बोला कि इसमें कंपटीशन कम क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है। अगर वो किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं या फिर अगर सिलेबस लास्ट में दौड़ा के कंप्लीट करा दिया गया, अनइवन कंप्लीट करा दिया गया, तो भी इनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लास्ट में रिवीजन नहीं हुआ या फिर ढंग से प्रैक्टिस नहीं हुआ, खूब सारे जिसे मतलब फुल सिलेबस टेस्ट देने की अगर प्रैक्टिस नहीं है तो भी नॉलेज होते हुए दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। यू शुड नॉट बी वन ऑफ देम। एंड जो हमारी प्रिपरेशन है वो अभी से ऐसी होनी चाहिए कि इस चीज़ को एड्रेस कर सके। सेकंड थिंग, स्पेंड टाइम वेयर इट इज़ एक्चुअली नीडेड। जैसा मैंने बोला कि एक दिन में हम 12 घंटे पढ़ते हैं ऑन एंड एवरेज इंक्लूडिंग लेक्चर, तो अगर हमारा 1-2 घंटा इनएफिशिएंट है, वो भले ही हम किसी लाइव क्लास में बैठे हैं इसलिए इनएफिशिएंट है या फिर किसी ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं और वहाँ पे बाकियों को जो पढ़ाया जा रहा है वही मेरे को भी पढ़ना पड़ रहा है, ये ठीक है, विच इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर मी, तो फिर आपका जो प्रिपरेशन है ऑफ कोर्स उसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कम सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि टाइम तो उसी जो भी हमारे पास अलॉटेड टाइम है, एक दिन में 24 घंटे, उसमें 12 घंटे एफिशिएंटली अगर कोई बच्चा पढ़ सकता है तो उसमें से ही कटेगा। तो कुछ ना कुछ हमारा जो एक्चुअल पोटेंशियल रैंक है लाने का वो तो उसमें तो जरूर डेंट लगेगा और कुछ नहीं कुछ आई वुड से कि हैवी डेंट लगेगा। तो इसलिए I should be doing only those activities which is required for me or beneficial for me. I'm not doing certain activity because किसी और बच्चे की वो नीड है, तो फिर आपकी जो रैंक है वो आपके पोटेंशियल के हिसाब से नहीं आएगी। ऑल चैप्टर्स अप टू मेंस लेवल प्लस की चैप्टर्स अप टू हाई लेवल। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, उनको लगता है कि कुछ चैप्टरों को बस मिनिमम लेवल तक तैयार कर लेते हैं और जो अच्छे चैप्टर हैं, ये ठीक है, जो हाई वेटेज चैप्टर है उनमें वो खूब टाइम लगा के सोचते हैं कि बहुत अच्छा कर लेंगे, तो ये भी पोटेंशियल किलिंग हो गया। बिकॉज आई वुड से कि हम सारे चैप्टर को एक लेवल तक जरूर लेके जाए, ठीक है, तभी हमारी बेस्ट पॉसिबल रैंक आ जाएगी, तभी हमारी बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगी। और जो इस तरह की चीजें करने का जिसे बोलते हैं जरूरत पड़ती है, वो जब ही पड़ती है कि जब हमने अपनी प्रिपरेशन को ढंग से प्लान ना किया हो। अदरवाइज आप हर चैप्टर में एडवांस के लेवल तक जा सकते हैं आराम से, तीनों सब्जेक्ट में। मेंटेन बैलेंस बिटवीन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। कुछ बच्चों की ऐसी साइकी होती है कि एक सब्जेक्ट को बोलेंगे बस हमारे कट ऑफ क्लियर हो जाए और बाकी 2 सब्जेक्ट में हम खूब अच्छा परफॉर्म कर लें। तो देखो बाकी 2 में कितना भी अच्छा परफॉर्म करो मैक्सिमम 200 मार्क्स ही आएंगे अगर मेंस की हम बात करें तो। जो तीसरा सब्जेक्ट है ये ठीक है, अगर वो हमारा बहुत ज़्यादा वीक है तो हमारी रैंक बहुत सफ़र करेगी अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी हमारा पोटेंशियल होगा उसके कंपैरिजन में। बिकॉज अगर मान लिया मेरा फिजिक्स मान लिया फेवरेट सब्जेक्ट है, वो ऑलरेडी 70-80% की प्रिपरेशन में बैठा हुआ है, तो अगर मैंने उसको 100% भी कर लिया तो मार्क्स इंक्रीमेंट का बहुत कम स्कोप बचता है। और मान लिया हमारा मैथ्स वीक है, वो 30 पे बैठा हुआ है, तो 30 से उसको 80 तक ले जाने के लिए जो एफर्ट चाहिए वही फिजिक्स में आई वुड से कि 80 से 100 तक ले जाने के लिए एफर्ट चाहिए। बट मैथ में अगर हम 30 से 80 तक ले जाएंगे तो जो मार्क्स का स्पैन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उतने ही एफर्ट में और हमारी रैंक बहुत अच्छी आएगी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। जे एग्जाम इज नॉट पीसीएम का मतलब ये है कि एक तो नॉलेज वाला पार्ट हो गया, उसके बाद भी
परफॉर्मेंस वाला पार्ट हो गया कि आप परफॉर्म एक्चुअली कैसे करते हो, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, वी शुड बी एबल टू डू इट। तो उसमें देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो पेपर हमें मिलता है वो 3 घंटे का एक ही पेपर मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का अलग अलग एक एक घंटे का नहीं मिलता है। तो अल्टीमेटली तो हमें उन्हीं 3 घंटों में परफॉर्म करना है अगर मेंस का एग्जामिनेशन है, और 3-3 घंटे के 2 स्लॉट्स में परफॉर्म करना है अगर एडवांस का एग्जाम है। तो वहां हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ऑप्टिमम होना चाहिए, वहां पे हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यूजली केमिस्ट्री में से थोड़ा सा टाइम बचा के मैथमेटिक्स के अंदर दिया। फिर पेपर कई तरह के आते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मान लिया किसी की फिजिक्स फेवरेट है और उसने फिजिक्स से करना चालू किया, जैसे इस बार जो एडवांस का एग्जामिनेशन था उसमें फिजिक्स रिलेटिवली टफ थी, तो किसी बच्चे ने अगर फिजिक्स से ही करना चालू कर वही टफ आ वो इसका फेवरेट हो, जैसा 2026 में हुआ, तो उसकी वजह से उसका फ्लो टूट जाता है और जो पेपर है उसमें मार्क्स उसके बहुत कम आ पाते हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हमें हर तरह का पेपर देने का, ये ठीक है अल्ट्रा ईजी आता है तो भी बहुत सारे बच्चे लड़खड़ा जाते हैं ओवर अटेम्प्ट करने के चक्कर में। वो उन्हें लगता है कि अब तो आज तो मैं सारी क्वेश्चन कर लूंगा, बिकॉज पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेरे को नहीं आता हो। वहां पे अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम ऐसा कोहेरेंट सिस्टम फॉलो करें जहां पे ये वाली चीज टेक केयर होती हो। इसका मतलब ये कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स यहाँ से पढ़ लिया, केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ लिया, मैथ्स यहाँ से पढ़ लिया, अब जो टेस्ट होगा वो अगर 3 अलग सिस्टम से पढ़ रहे हैं या फिर टेस्ट कहीं चौथे सिस्टम से ले लिया, तो उसमें क्या है कि एक स्टोरी बिल्ड नहीं हो पाएगी, आपको हर तरह का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। हमारे यहाँ पे क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो पेपर डिजाइन होता है उसमें टीचर कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड वी कैन फॉर्म के चलो इसको 19 तारीख की शिफ्ट जैसा बनाते हैं, इस तरह का जैसे बोलते हैं ना 19 तारीख को तो मतलब 29 तारीख 29 जनवरी की जैसी शिफ्ट थी उस तरह का पेपर बनाते हैं, ताकि मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि ताकि बच्चे को ये पता लग सके कि हर तरह का टेस्ट देने का उसको अगर एक्सपीरियंस है तो जब एक्चुअल पेपर आएगा तो उसको शॉक नहीं लगेगा। तो जिन बच्चों ने हमारी सारी टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट दिए होंगे उसको कैसा भी पेपर दे दो, अल्ट्रा टफ दे दो, अल्ट्रा इजी दे दो, बहुत लेंदी दे दो, जैसे बोलते हैं ना कि 2 सब्जेक्ट अल्ट्रा टफ एक बहुत इजी हो गया, हर तरह के कॉम्बिनेशन उसको दिए जाते हैं ताकि वो एक्चुअल पेपर के लिए तैयार रहे। जो बच्चा डिफरेंट डिफरेंट जगह से करता है उसके लिए ये वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है। और जैसे जब बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि वी नो, हमने मैप कर रखा है उसका नॉलेज मैप कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है या मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है वो नोट्स के अंदर कवर हो जाएगा, जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है जहाँ तक हो सकता है कि ओनली 5% ऑफ द स्टूडेंट जो तैयारी करें वो पहुंच पाएंगे वहां तक, वो हम टेस्ट के थ्रू होगा, रिवीजन पैकेज में होगा। तो एक पूरी स्टोरी हमने बिल्ड कर रखी है, तो जो बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेगा और वो पूरे सिस्टम को फॉलो करेगा उसका कुछ भी छूटेगा नहीं, हर सिचुएशन के लिए ही विल बी रेडी। डू नॉट जॉइन रैंडम टेस्ट सीरीज विदाउट स्ट्रैटेजी। मैंने बोला कि कुछ लोग ऐसे करते हैं पढ़ कहीं और से रहे और टेस्ट सीरीज कोई और ज्वाइन कर ली, उसमें एक बड़ा मिसमैच ये होता है कि हमारे जो टेस्ट हैं वो बेसिकली एक्चुअल एग्जाम को मिमिक करने के लिए होते हैं। वो उसमें टफ भी आएगा, इजी भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा, हर तरह का आएगा। कभी कभी क्या होगा कि एक चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आ गए, कभी कभी क्या होगा 2-3 चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर्टेन चैप्टर के भरोसे ही चले जाते हैं, तो दे विल बी एबल टू सी के जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो किस किस पेपर पे कैसे फेल होती है, दे विल बी एबल टू रियलाइज इट, देन दे विल बी टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम एक कोहेरेंट सिस्टम में पढ़ें, ठीक है। अवॉइड दीज स्टेप्स का मतलब क्या कि इस तरह की गलतियां ना करें, लुकिंग एट द प्रॉब्लम बट नॉट सॉल्विंग। बहुत सारे बच्चों को मतलब जिनका IIT JEE में जाने के लिए पोटेंशियल है, IIT में जाने का पोटेंशियल उनके पास इतना IQ होता है कि दे कैन एनालाइज द थिंग एंड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बट बहुत सारे लोग क्या होता है कि लेथार्जी में उनको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है, बट समहाउ दे थिंक कि ये अपने आप ही मिराकुलसली सॉल्व हो जाएगा या आगे जाके चीज़ें सही हो जाएंगी। तो देखो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे इट विल कीप गेटिंग डिफिकल्ट, वी शुड अंडरस्टैंड दिस। तो चाहे आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया और 1-2 महीने से यू आर स्ट्रगलिंग विद योर प्रिपरेशन, देन यू नीड टू टेक करेक्टिव एक्शंस, अदरवाइज आगे के जो मंथ्स है वो और भी ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे। अगर मैंने अभी के बजाय 1 महीने डिलेड डिसीजन लिया तो डेफिनेटली आपकी जो रैंक है वो 20% नीचे आ जाएगी, दिस इज फॉर श्योर। और एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाके इट विल नॉट बी पॉसिबल टू टेक करेक्टिव मेजर, बिकॉज उतना टाइम बचा ही नहीं हो। कंफ्यूजन एंड डिलेड डिसीजन के बारे में बोलते हैं, जितना आप डिले करोगे उतना ही जो नुकसान है वो उतना ही हैवी होता चला जाएगा। जैसे यूजली कोई होती है ना कि कुछ कुछ हमारी मान लिया गलत आदतें हैं किसी भी अपनी, मैं स्वास्थ्य के संबंध में बोल रहा हूँ, एंड मान लिया डॉक्टर ने बोला कि पहले ये एक्सरसाइज करो तो हमें उसमें भी आलस आता है, फिर धीरे धीरे वो
जो रोग है वो बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा कि फिर डॉक्टर बोलेगा कि अब तो सर्जरी करनी पड़ेगी, इस तरह का चीज़ हो गया। तो प्रिपरेशन में भी वही चीज़ हो गया कि धीरे 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 अगर हम उसको इग्नोर करते रहेंगे तो बिल्कुल लास्ट में जो लास्ट रिजॉर्ट बचेगा वो कुछ बच्चे बोलेंगे चलो वन शॉट देख लेते हैं। तो वन शॉट का मतलब क्या है कि आपका जो रियल पोटेंशियल था उसका 30% भी रैंक नहीं आएगा। उसका मतलब ये कि दैट इज ए बिग कॉम्प्रोमाइज। तो जितना आप डिले करोगे उतना ही जिसे बोलते हैं कि आपकी जो रैंक है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, ड्रॉपिंग सीरियस प्रिपरेशन वाइल इन क्लास 12। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि उन्होंने जैसे कुछ कुछ शुरू के महीने में मेहनत की, बट फिर उनसे लगता है कि ये दोनों चीज मेरे से नहीं चल पाएगा, बोर्ड की प्रिपरेशन या फिर ये, फिर वो सोचते हैं कि प्रिपरेशन ड्रॉप कर देते हैं एंड केवल बोर्ड की तैयारी करते हैं। इस साल ड्रॉप लेके अगले साल से जेई की तैयारी करेंगे। तो देखो वट यू आर डूइंग कि जो आपका वेट है वो पूरे का पूरा आप ड्रॉप ईयर पे शिफ्ट कर रहे हो। केवल जो बोर्ड की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये जो मतलब टाइम है अभी से लेके अप्रैल तक का, अगर वो ड्रॉप ले रहा है मान लिया नेक्स्ट ईयर अप्रैल में, तो अभी से लेके अप्रैल तक का टाइम उसके बाद बहुत सारा अवेलेबल होगा जो वैसे ही वेस्ट कर देगा। तो इवन इफ समबडी हैज डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप देन आल्सो वी शुड नॉट ड्रॉप आवर प्रिपरेशन। और हमें इसी कॉम्पिटिटिव माहौल में जहाँ ग्रिलिंग के द्वारा मतलब ग्रिलिंग से पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि बोर्ड की तरह हल्का फुल्का पढ़ाया जा रहा है, हम पे कोई लोड ही नहीं आ रहा है, तो वो जरूर हमें पढ़ाई करना चाहिए। वो हमें ड्रॉप ईयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर हम बिल्कुल ही प्रिपरेशन छोड़ देंगे तो ड्रॉप ईयर में फिर दूसरे तरह के हमें नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे कि सारे लोग तो 2-2 3-3 साल प्रिपरेशन करने वाले हैं, मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कराऊँ तो आई डू नॉट स्टैंड ए चांस। तो इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। इरेगुलर रिवीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब जैसे बच्चे बोलते हैं कि जिनको किसी भी तरीके से इनएफिशिएंट सिस्टम में पढ़ने की वजह से, या फिर कोई बच्चा जैसे स्कूल भी जाता है उसको टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो समहाउ दे विल सेल थ्रू इट। सेल थ्रू इट का मतलब क्या है कि लेक्चर देख लिया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और ऐसे इस कोर्स में चलते चले गए विदाउट एनी रिवीजन। तो उसका भी देखो कोई फायदा नहीं है अगर हमने रिवीजन नहीं किया टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम का मतलब ये कि एवरी 3 to 4 वीक में हमारे पूरे क्यूमुलेटिव सिलेबस का एक साइकिल लग जाना चाहिए, नोट्स की रीडिंग का एक साइकिल लग जाना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू इंटरनलाइज एंड मेमोराइज। जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो आपको याद रहेंगी, फ्रेश रहेंगी। अगर हम बिल्कुल लास्ट में सोचेंगे रिवीजन कर लेंगे तो बिल्कुल लास्ट में पहुंच के नवंबर दिसंबर में पहुंच के तो एंग्जाइटी वैसे बहुत बढ़ जाएगी, एग्जाम जस्ट आने वाला है। और अगर आपने रिवीजन नहीं कर रखा है अभी से लेकर नवंबर तक का तो वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, आपको लगेगा ही नहीं मैंने ये चैप्टर कभी पढ़ा भी है, सारा कुछ पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम जरूर रिवाइज करें। और रिवीजन का अगर टाइम नहीं निकल रहा है, इसलिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका इकोसिस्टम है, जो आपकी पढ़ाई है, ये ठीक है, उसको प्रॉपरली प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोज थिंग्स कैन बी एड्रेस्ड अगर आप उसको एफिशिएंटली प्लान करें। उसमें एक जैसे बोलते हैं ना कि एक एक्सपीरियंस्ड हैंड चाहिए होता है आपको हेल्प करने के लिए, विच कैन प्रायोरिटाइज डिफरेंट थिंग्स फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड वीकनेस। राइट, इग्नोरिंग मार्जिन ऑफ द एरर इन द फाइनल मंथ का मतलब यह है कि अगर हमारा प्रिपरेशन अच्छा होगा तो अगर मान लें किसी भी तरह का कुछ भी मिसहैप होता है, जैसे कुछ लोग एक हफ्ते के लिए बीमार पड़ गया, अनअवॉइडेबल कहीं जाना पड़ गया, तो आपकी प्रिपरेशन उस शॉक को एब्जॉर्व कर लेगा अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी। ठीक है, अगर मान लिया हम ऑलरेडी टेंटर हुक्स पे हैं, हमारी प्रिपरेशन हाईली इनएफिशिएंट है, बिल्कुल जैसे बोलते हैं टिपिंग एज पे हैं, तो थोड़ा सा भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बिल्कुल एकदम जीरो हो जाएगा, सारा हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को प्लान आउट करना, एफिशिएंटली प्लान आउट करना, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, ये ठीक है, डेली रूटीन में भी, फिर मंथली रूटीन में भी, फिर ये भी कि मेंस 1 से पहले क्या करना है, मेंस 1 के बाद में क्या करना है, मेंस 2 और एडवांस के बाद में क्या करना है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये ठीक है, प्रॉब्लम अपरेंटली टू मेनी रिसोर्सेज टू लिटिल एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये है कि पहले तो क्या होता था कि अर्लियर देवर नॉट सो मेनी रिसोर्सेज, तो बच्चे हंट करते थे कि मेरे को कहीं से और अच्छी प्रॉब्लम मिल जाए करने के लिए। आज की डेट में क्या है कि लगभग हर बच्चे के पास इनन्यूमरल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है। ये ठीक है, मतलब आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, क्वेश्चन में प्रॉब्लम को लगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल ही नहीं। मतलब इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 10 years तो भी वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे। तो अब क्या है, अब प्रॉब्लम उल्टा हो गया कि कौन सी प्रॉब्लम उसमें से करें जो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल हो। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे दें कि अगर मान लिया कोई बच्चा मेंस के क्वेश्चन उसने किया, एक्सरसाइज 1 किया, और उसमें से 50 में से मान लिया उसके 30 ही क्वेश्चन हुए, ठीक है, वर्सेस एक बच्चा जिसके 50 में से मान लिया 40 क्वेश्चन हो गए। तो दोनों में अंतर क्या है, 45 क्वेश्चन हो गए मान लिया। तो दोनों में अंतर यह है कि जो दूसरे वाला स्टूडेंट है उसकी मेंस की प्रिपरेशन काफी अच्छी है, अब उसे मेंस पे और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ ही शुड गो फॉर एडवांस। ये ठीक है, अदरवाइज उसका टाइम वेस्ट होगा अगर मेंस जैसे क्वेश्चन कर करके उसे एक फीलिंग तो आती रहेगी कि हाँ मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बट उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा होगा, मतलब जहां तक वो पहुंच सकता है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और जो पहला बच्चा है उसका अभी मान लिया अगर 50 में से मान लिया 25 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए या 20 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, उसका मतलब क्या है कि अभी
उसका मेंस ही इंश्योर नहीं हुआ है तो उसको मेंस के और क्वेश्चन करने की जरूरत है। तो जो इस तरह की चीजें, अब ये सब्जेक्ट वाइज भी होगा, चैप्टर वाइज भी होगा, फिर टफनेस में भी कौन से टफनेस लेवल के क्वेश्चन, एडवांस के अंदर भी कई टफनेस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कौन से हमें ऑप्टिमम मिक्स क्या होना चाहिए, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन का, प्रोसीजरल क्वेश्चन का हमारी प्रिपरेशन में मिक्स क्या होना चाहिए। क्योंकि मान लिया हमारे पास 1 लाख क्वेश्चन है, बचे हुए टाइम 1 लाख क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। मान लिया आई कैन ओनली सॉल्व से 20,000 प्रॉब्लम, तो उन 1 लाख क्वेश्चनों में से 20,000 कौन से क्वेश्चन है जो मेरे लिए रेलेवेंट है। और ये जो लॉट साइज है ये हर बच्चे के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, तो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या होगा कि या तो आप अंडर परफॉर्म करोगे या ओवर परफॉर्म करोगे, मतलब यू विल बी, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे बच्चे को देख के मैंने वही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर लिया, तो हो सकता है उस बच्चे को तो फायदा हो रहा हो, उसके लिए हिसाब से तो वो क्वेश्चन बनाए गए, बट आपको वो क्वेश्चन करने से नुकसान हो रहा हो। ऐसा हो सकता है कि आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ऊपर से आपका नुकसान भी हो रहा है। तो इन सब चीजों को जरूर ध्यान रखें। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रवीण फासलिन एंड आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है या फिर अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है एंड आप उसमें प्रिपरेशन में कुछ हिकअप्स फील कर रहे हो एंड यू फाइन के ऐसे तो नहीं चलेगा, देन इट इज ए राइट टाइम टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। अगर आपको कंपटीशन एक्सपर्ट के साथ किसी भी तरह की बात करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो जो हमारा सपोर्ट नंबर है आप उस पर बात कर सकते हो, वो आपको कंपटीशन एक्सपर्ट के साथ बात करा देंगे। कमेंट सेक्शन में ऑल्सो यू कैन मेंशन इफ यू आर फेसिंग सम इशू एंड इफ यू वांट सम क्लैरिफिकेशन इनटू दिस। सो आई विल से कि योर रिजल्ट विल अफेक्ट यू द मोस्ट। मतलब अगर आप किसी इनएफिशिएंट सिस्टम में पढ़ रहे हो, वहां जाके अगर आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कशन कर रहे हो एंड दे आर नॉट एबल टू गिव यू अ प्रॉपर सोल्यूशन, बस वो ऐसे बोलेंगे मेहनत करो या आगे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह की चीजें बोल रहे हैं, तो उनके लिए तो एवरी ईयर दे विल गेट ए न्यू स्टूडेंट की साइकिल, बट आपके लिए तो ये लास्ट ही चांस है। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इंस्टीट्यूट वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पे बहुत फर्क पड़ेगा। दिस वी शुड अंडरस्टैंड। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चली है तो दिस इज राइट टाइम टू रिक्लेम योर प्रिपरेशन और उसको सही ट्रैक पर लेके आए। ऑल द वेरी बेस्ट।